वेलकम बैक टू एनी वीडियो। तो आज की ये वीडियो होगी हमारी यूनिट 5 जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं अपनी BPCC 111 हिंदी PDF, जैसा कि ऊपर लिखा हुआ था। तो इसको आज देखते हैं क्या है इसमें। 4 तो हम लोग ने पढ़ लिया। परिचय कुछ ज़्यादा लंबा हो गया है क्या? ठीक है। बाल अवस्था अवसाद। तो देखो बच्चों में बहुत सारे तरीके के जो होते हैं, क्या था हम लोग का 5वीं यूनिट, बाल अवस्था में सामान्य विकार। बहुत सारे तरीके की प्रॉब्लम्स होती है, खास करके बाल अवस्था में। जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है, स्कूल जा रहा होता है, नई नई चीज़ें सीख रहा होता है, नई नई चीज़ें समझ रहा होता है। 9 वर्ष के लड़के अमन को हकलाने के लिए संभाषण चिकित्सक के पास भेजा गया था। हालांकि यह पता चला कि उसे गंभीर सामयिक समस्याएं थी और उसे तुरंत मनोवैज्ञानिक के पास भेजा गया। मनोवैज्ञानिक के साथ कई साक्षात्कारों से पता चला कि वह अक्सर बिना किसी कारण के मूडी और उदास रहता है। मूडी मतलब किसी भी समय उसका मूड परिवर्तन हो जाना, हंसते के समय दुखी, दुखी के समय से बहुत जल्दी मूड परिवर्तन होना बिना किसी बहुत मुख्य रूप के कोई कारण से, और उदास हो जाता है। कभी कभी वह अत्यधिक चिड़चिड़ा, आक्रामक और यहाँ तक कि सामाजिक रूप से अलग थलग भी हो जाता है। उसने स्कूल में अपनी रुचि गंवा दी थी। उसका शैक्षणिक प्रदर्शन खराब हो गया और उसने अपने पिछले 2 महीने का उसका वजन भी लगभग 4-5 किलो कम हो गया। 9 वर्ष के बच्चे की यहाँ कहानी चल रही है। 9 वर्ष के बच्चे का वजन ही कितना होता है पहले ये भी सोच लेना। माँ के अनुसार अमन 7 वर्ष की उम्र में अच्छा कर रहा था। इस समय के दौरान उसके माता पिता ने अलग होने का फैसला किया और तलाक के लिए अर्जी दे दी, बवाल कर दिया घर में और फिर उससे अलग अलग तरीके के डिप्रेशन पैदा होने लग गए। और व्यापकता और विकास, ठीक है, बाल आबादी पर वैश्विक अध्ययन का अनुमान है कि मूड संबंधी लक्षणों की व्यापकता 2 से 25। बनारस लिखना चाह रहे हैं या बनार तो नहीं है, ये ऐसे बनारस है, बनारस फलाना 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 अन्य के बीच, जिसमें 13 वर्ष की उम्र के 2.8 बच्चे और 13 वर्ष से 17 वर्ष की आयु के बीच के 7 से 9 किशोर अवसादग्रस्त विकार के औपचारिक निदान होता है। तो भारतीय उपमहाद्वीप के भीतर 2015-16 के राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण ने बच्चों के किशोरों के मानसिक रुग्णता की व्यापकता 7% होने की रिपोर्ट दी, जिसमें 4 से 11 वर्ष के बच्चों में 1.6 और 12 से 17 वर्ष के बच्चों में 2.6 की दर से अवसादग्रस्त विकार सबसे आम प्रचलित है। इसके अलावा 1980 से 1989 में 2% और 1990 से 1999 के दशक में के दौरान 6.6% से लेकर 2000 से 2006 तक 13.49%। अरे यार हम 13.49 क्यों नहीं बोलते, पता नहीं क्यों 13.49 बोलते हैं हम, परसेंट तक अवसादग्रस्तता विकारों के प्रसार में उत्तरोत्तर बढ़ने की विकृति पाई गई है। निष्कर्षों में से रुग्णता, दुश्चिंता विकार 57%, अवधानहीनता, सक्रियता विकार, ये सब चीज़ को हम लोग पहले भी पढ़ चुका है। ये दिखा रहा है कि कैसे कैसे चीज़ें बच्चों में पाई जाती हैं और कौन कौन से विकार के कितने कितने परसेंटेज हो रहते हैं। ठीक है। फिर नैदानिक परिदृश्य, बाल अवस्था अवसाद या विषाद के निदान के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण 10 ICD-10 WHO 1993 गंभीरता के 3 ग्रेड हल्का, मध्य और गंभीर दिया कि क्या किस लेवल का है जो उसका विकार है, वो हल्का है, मध्यम है या गंभीर है। क्या अवसादग्रस्त प्रकरणों के लिए रोगों के वयस्कों के लिए निर्देशित मानदंडों का ही उपयोग किया जाता है। निदान के लिए आमतौर पर कम से कम 2 सप्ताह की अवधि की जरूरत होती है, परंतु यदि लक्षण सामान्य रूप से गंभीर और तेजी से शुरू होने वाले होते हैं तो अवधि का उपयोग किया जा सकता है। अवसाद और इसके सभी रूपों का मुख्य लक्षणों में अवसादग्रस्त मूड, रुचि और आनंद का ऊर्जा में कमी, थकान में वृद्धि और कम गतिशील शामिल है। लंबे चौड़े में दिया होगा इसके। बालावस्था में अवसाद के लिए मानदंड होते हैं कुछ, जैसे मौखिक गुस्सा या व्यवहारात्मक रूप से, जैसे लोगों की संपत्ति के प्रति शारीरिक आक्रामकता, लोगों की चीज़ों को हानि पहुँचाना। ये चीज़ें बहुत लंबे समय तक रहती है। कई लोग इसे खुशी में देखते हैं और स्कूलों को पंखे टेढ़े कर देते हैं। ऐसे ये सब गंदी बातें होती है, सब मत किया करो। टेबल तोड़ना स्कूल में,
स्कूल की संपत्ति को, हाँ, स्कूल बार बार उपस्थित रहने, खराब शैक्षणिक प्रदर्शन, बहुत सारी चीज़ होती है। फिर है रोग हेतु कारणात्मक कारक, किसी भी उनमें अवसाद और जैविक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक सांस्कृतिक और आर्थिक कारणों के अत्यधिक जटिल रोग कारक होते हैं। इसकी उत्पत्ति, विकास और बरकरार रहने में योगदान होता है। कुछ जैविक कारक जो आनुवंशिक रूप से होता है, पारिवारिक रूप से होता है, जो माता पिता होता है उनमें किसी तरीके की, क्या बोलते हैं, जो ग्लैंड्स होती है हम लोग की, जो हार्मोन्स का प्रवाह करती है, उन सब की खराबी से भी हो सकता है। संरचनात्मक खराबी से हो सकता है। न्यूरॉन्स की गड़बड़, तंत्रिका, रासायनिक, क्या होता है, हाँ, रासायनिक होता है जो कई बार ज़्यादा निकलते हैं, जिससे माइंड काम नहीं करता है, किसी अलग तरीके से काम करता है। अंतरस्रावी, जैसे कि बता ही दिए, अंतरस्रावी बहिस्रावी ग्रंथियाँ होती है, नींद संबंधी विकार होते हैं। प्रसव पूर्व कारक होता है कि कुछ माँ गांजा वांजा पी ली हो या दारू वारू पी ली हो, है ना, ये सबसे भी होता है। शराब का अधिक सेवन, पोस्ता वोस्ता खा लेना, पोस्ता का पौधा, ड्रग्स, गंजेड़ी माँ। मनोसामाजिक कुछ होते हैं। इस श्रेणी के भीतर बाल स्वास्थ्य को समझने के लिए विभिन्न मनोवैज्ञानिक और सामाजिक सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य होता है। अशांति सिद्धांत, लोग में हमेशा घर में शांति झगड़ा होता देखा तो बच्चा डिप्रेशन में जा सकता है। अधिगम व्यवहारगत मॉडल, किसी भी चीज़ पे बहुत ज़्यादा जोर देना सिखाने में, या संज्ञात्मक मॉडल, दूसरे को देख देख के सीखने का, ये देखो वो ऐसा सीख रहा है, वो वैसा सीख रहा है, इस तरीके से भी बहुत प्रभाव पड़ता है। ये सब चीज़ें हम लोग बहुत कई बार पढ़ चुके हैं, संज्ञात्मक मॉडल्स और ये मनोसामाजिक मॉडल्स, सामाजिक विकार के बहुत सारे मॉडल्स पर हम लोग ने बहुत बार पढ़ चुका है। और आप भी, हमें लगता है फर्स्ट ईयर से थर्ड ईयर तक ये सब चीज़ें पढ़ के बोर हो चुके होंगे। तनावपूर्ण जीवन घटनाएं, बच्चों और किशोर में केंद्रित अध्ययन, तनावपूर्ण जीवन घटनाओं और अवसाद के बीच मामूली संबंधताएं रिपोर्ट करते हैं। क्या बोला है, ध्यान से समझना, बच्चों और किशोरों के केंद्रित अध्ययन, मतलब अध्ययन किया गया तो तनावपूर्ण जीवन घटनाओं, कोई घटनाएं हुई हो जिसमें किसी दादा दादी या किसी प्रिय की ऐसी कोई घटनाओं और अवसाद के बीच मामूली संबंधताएं रिपोर्ट होती है, करता है कि क्या किसी पिछली घटना का उसके माइंड्स पे क्या अवसाद के रूप में हुआ है। तो वही चीज़ इन तनावपूर्ण जीवन घटनाओं को किसी प्रियजन की मृत्यु जैसे बताए, माता पिता का तलाक या अलगाव, घरेलू हिंसा, सामूहिक शारीरिक या यौन शोषण, उपेक्षा, स्कूल छोड़ना, परिवार स्कूल में लड़ाई पीट, ये सब हैन तैन बहुत कुछ होता है। परिवार में नियंत्रण, गर्मजोशी, देखभाल में ना रखना बच्चों की, बच्चा फिर बिगड़ सकता है, दूसरी चीज़ों से कुछ सीख सकता है, टीवी से या किसी भी चीज़ से। सामाजिक सांस्कृतिक मॉडल, आसपास की घटना को देख के सीखना, या किसी सांस्कृतिक रूप से, किसी गंभीर रूप से किसी लड़ाई की चीज़ को देख के उत्तेजित हो जाना और फिर वैसा व्यवहार करना। तो इसमें बहुत तरीके के दवा और मनोचिकित्सा के संयुक्त उपयोग बच्चों को अवसाद के लिए उपचार के लिए मुख्य उपागम होते हैं कि सही चीज़ दवाई दी जाए और सही तरीके से उसका उपागम किया जाए मनोचिकित्सा द्वारा। औषधीय चिकित्सा, जिसमें उसे सेलेटिव, सेरोटोनिन रीअपटेट अपटेट इनहिबिटर SSRI जैसे अवसाद रोधी दवाओं का पिछले कुछ समय से सफलतापूर्ण उपयोग किया जा रहा है। क्या होती है नहीं पता, ठूस मत लेना अपने मन से, गए और ये दवाई बोल दी SSRI कि हमें अवसादग्रस्त दवाई ले लेना, किसी भी प्रॉब्लम में हो बस भरना स्टार्ट कर दो, ऐसा कभी मत करना, हर चीज़ पूछ के लेना। हालांकि इसमें मितली शायद वही होता है जिससे दौरा कहते हैं, सिर दर्द, घबराहट, अनिद्रा और यहाँ तक कि दौरे, अच्छा दौरा अलग होता है, मितली अलग होती है, सॉरी, दौरे जैसे इनके दुष्प्रभाव को भी ध्यान में रखना चाहिए, समझ रहे हो, उससे कुछ गलत भी हो सकता है। चिकित्सा होती है कई तरीके की होती है, खेल चिकित्सा, इसमें बच्चे अवसादग्रस्त छोटे बच्चों को अपनी आंतरिक अवस्था को पूरी तरह से संसाधित करना और सुस्पष्ट रूप से व्यक्त करने की क्षमता का अभाव होता है, इसलिए मानसिक और सामूहिक समस्याओं से उबरने में उनकी सहायता करने के लिए खेल गतिविधियों का उपयोग किया जाता है। बुलबुले खेल, ब्लॉक खेल, चिंता वाली गुड़िया, अपने रंग को रंग दे, जिसमें एक बस ब्लैक आउटलाइन तैयार करके दी जाएगी, उन्हें रंग में रंगना होगा, वो किस तरीके से क्या चीज़ देखते हैं। संवेग थर्मामीटर, भूमिका निर्वाह, हंसी का खेल, सुपर हीरो प्ले, भाई जिसका जो सुपर हीरो होता है वो उस हिसाब से उसी चीज़ों से सीखता है, उस हिसाब से क्रियाएँ करता है।
संज्ञात्मक व्यवहार चिकित्सा, जिसे CBT कहा जाता है, इसको भी पढ़ कर थक गए, को किशोर अवसाद के लिए मनोवैज्ञानिक उपचार का अत्यधिक प्रभावी रूप माना जाता है। यह व्यक्ति के अनुभवों और नकार मूल्यांकन करने के लिए मजबूत करने वाले और इसलिए अवसादग्रस्त करने वाले कुअनुकूलित मनोबंध, स्वचालित विचारों और संज्ञात्मक विकृतियों को पहचानने और चुनौती देने पर केंद्रित है। इसमें ये बताया जाता है जो हो गया, चलो अब आगे बढ़ते हैं, अच्छी चीज़ों को देखो, अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू देखो और आगे की तरफ काम करो, अपने पीछे जो चीज़ हुई है उसे छोड़ के आगे बढ़ो। इसमें प्रारंभिक 3 चरण की प्रक्रिया होती है। प्रारंभिक चरण होता है जिसमें आपके मन को कौन सा विकार है ये सब देखा जाएगा, फिर उस तरीके से चीज़ें डेवलप की जाएगी और उसके अपोजिट चीज़ों को बढ़ावा दिया जाएगा। आपके केस अवधारणा होती है, पहले केस का भी पता किया जाता है कि क्या क्या चीज़ें हैं, किस किस तरीके की चीज़ें हो रही हैं और कौन सा केस है, उसमें कौन सा तरीका काम करेगा, कौन सा तरीका काम नहीं करेगा। फिर मध्य चरण, जैसे जैसे चिकित्सा विकसित होती है कि भाई इस पर कौन सा तरीका काम करेगा, कैसे चिकित्सा हो, उसमें कैसे हस्तक्षेप करनी है, हस्तक्षेप प्रणाली में हम पढ़े हुआ है, उसकी त्रुटिपूर्ण सोच के बारे में जानने में ग्राहकों की सहायता करने के लिए निर्देशित खोज उपागम का उपयोग किया जाता है। इसमें 3 प्रश्न होते हैं। विश्वास का साक्ष्य करना, आप स्थिति की अन्य किसी तरह व्याख्या कर सकते हैं कि जो ऐसी चीज़ हुई हो उससे रिलेटेड कोई और कहानी और इससे उभरती हुई एक इंस्पायरिंग स्टोरी तैयार कर सकते हैं। यदि यह सत्य है तो इसके क्या निहितार्थ होगा, तो इसमें ये दिखाना कि देखो ये भी चीज़ हो सकती है, तुम्हारे साथ भी हो सकता है। फिर समापन चरण होता है, जैसे जैसे क्लाइंट अपने लक्ष्यों तक पहुंचने लगता है, समापन की योजना बनाई जाती है और उसे ख़त्म करके उसको एक संतुष्ट और हैप्पी कर दिया जाता है, एकदम खुशी, और उसको बोलते हैं जाओ बेटा घर जाओ, निन्नी करो, पढ़ाई करो, काम करो, अपना काम करो। फिर मनोशिक्षा, बेहतर समझ, स्वीकृति और भागीदारी से करने के लिए माता पिता और परिवार को बच्चों को अवसाद के बारे में शिक्षित किया जाता है कि यह किसी में भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है और किसी भी कारण से हो सकता है, और उससे उभरना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। फिर परिवार चिकित्सा, परिवार की इकाइयों के रूप में चिकित्सक के शामिल होता है। इसका उद्देश्य यह रहता है कि आलोचना, अति भागीदारी या अक्रियाशील संचार से रहित सहायक सामवेगिक वातावरण निर्णय लिया जाए। हर चीज़ पे एक ही लोग को दोष देना सही नहीं है, फिर गलती हो भी या ना हो, हर तरीके से उसको समझाया जाए और अच्छा वातावरण दिया जाए, अनुकूली रूप से इसे अपनाया जाए और उसे हर चीज़ों पे डांटा या समझाया या गुस्सा न दिखाया जाए, उसको अलग अलग तरीके से भी किया जा सकता है, वो काम है। साप्ताहिक गतिविधि कार्यक्रम, इसमें ये देखा जाता है कौन कौन से समय की दौरा पर आप गुस्सा हुआ, किस टाइम कैसा मूड रहा, इसको बहुत लंबा भी कर सकते हो, सुबह दोपहर शाम, उसमें घंटे घंटे का भी टाइम में डिवाइड कर सकते हो। लंबी चौड़ी कहानियाँ। बच्चों में आत्महत्या, तो विश्व भर में प्रत्येक वर्ष 1.5 सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख हमें लगी रहा था, 7 लाख है। हम सोचे कि 70,000 निकल जाए तो कम से कम 6,30,000 बच्चे बच जाए, लेकिन क्या करें 7 ही लाख को मरना है तो 7 लाख मरता है। से अधिक लोग आत्महत्या में मरते हैं। अर्थात प्रत्येक 40 सेकंड में एक व्यक्ति अपने जीवन को समाप्त करने का विकल्प चुनता है, जिसे वो लॉक करके आगे बढ़ जाता है। आत्महत्या मृत्यु के प्रमुख कारण है। इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि आत्महत्या का प्रयास करने वाले लोगों की संख्या इससे कहीं अधिक है। आत्महत्या की मृत्यु प्रत्येक मामले में आत्महत्या के 25 प्रयास होते हैं। आत्महत्या से मृत्यु में प्रत्येक मामले के लिए आत्महत्या के 25 प्रयास होते हैं और आत्महत्या प्रत्येक प्रयास के लिए कम से कम 2 से 3 ऐसे लोग होते हैं जो गंभीरता से आत्महत्या पर विचार करते हैं। मतलब 25 लोगों में से 2-3 लोग होते हैं जो गंभीरता से विचार करते हैं। मतलब हर इतने सारे लोग जो करते नहीं है, वैश्विक स्वास्थ्य को देखते हुए ये आत्मघाती विचार होते हैं, आत्महत्या प्रयास होता है। आत्महत्या से मृत्यु, स्वयं की जांच लेने की कृत्य कि अब ये जीवन किसी काम का नहीं रहा, ये कुछ गलती है या उसी चीज़ों में लिप्त हो जाना और ये सोचना है अब आगे भी नहीं बढ़ रहा, पीछे भी नहीं बढ़ रहा, क्यों ना अब इस जीवन को ख़त्म कर लिया जाए। और आप लोग को भी ऐसा लगता है तो जीवन ख़त्म मत करो, उसे किसी के हवाले भी कर सकते हो, किसी के गुलाम वुलाम बन जाओ यार, बहुत काम है जीवन में करने के लिए। ख़त्म मत करो, हमारे गुलाम बन जाओ, बवाल मचा देंगे। आत्महत्या के चरण होता है अपेक्षाएं को पर खड़ा नहीं उतरना, जैसे कि बताया स्वयं का गुणारोपण, हमने से बहुत गलती हो गई, क्या करें अब। उच्च आत्म जागरूकता, कई बार इतनी जागरूकता हो जाती है भाई हम ही हम हैं, हमारे अलावा आप कौन है। व्यक्ति पीड़ादायी रूप से आत्म केंद्रित और अतिरिक्त आत्म सचेतन हो जाता है, जिससे किसी अन्य दृष्टिकोण को समझने और समानुभूति रखने में उसकी क्षमता क्षीण हो जाती है। मतलब वो समझने लगता है हमें सब कुछ पता ही है तो उसके ज्ञान क्यों ले। कई लोग हमें भी ऐसे मिले हैं, लेकिन वो मरना नहीं चाहते, बस ये वो यही रट्टा लगाया रहता है कि हमें सब पता है, हमें किसी के दृष्टिकोण की ज़रूरत नहीं है।
नकारात्मक भाव, इसमें क्रोध, घृणा, अपराध बोध, भय, दुश्चिंता जैसे नकारात्मक संवेग सृजित होते हैं। संज्ञात्मक विघटन, इस स्तर में व्यक्ति पूर्णतः स्वयं में लीन हो चुका होता है, हम हैं, हमारे अलावा। उदाहरण के लिए समय को परिवर्तित गति से अनुभूत किया जाता है और ऐसा लगता है कि यह धीमा हो गया है। एक सप्ताह, एक महीने का लग सकता है। रचनात्मक गतिविधियाँ कम हो जाती है, मूर्त सोच बढ़ती है, मतलब गहराई में सोचना, ओवर थिंकिंग बस, और व्यक्ति भौतिक वस्तु के प्रति अधिक असंबंध हो जाता है, मतलब ये सब कुछ नहीं है, मोबाइल कुछ नहीं है, इंटरनेट कुछ नहीं है, किसी भी चीज़ को कुछ समझना नहीं जाता और सब कुछ। अनवरोध, विघटन चरण के बाद अक्सर अतार्किकता और अनवरोध आते हैं, सार्थक विचार क्षीण हो जाते हैं, मृत्यु का भय कम हो जाता है, शारीरिक पीड़ा के प्रति सहजता बढ़ती है और आत्महत्या जैसे कठोर उपाय अत्यधिक स्वीकार्य हो जाते हैं। आत्महत्या का नैदानिक परिदृश्य, ठीक है। लगातार उदास मूड और निराशा की भावना, बार बार मूड बदलना, स्वयं को जकड़ा हुआ है, भविष्य के बारे में निराश महसूस करना कि अब कुछ हो ही नहीं सकता तो काहे यहाँ बैठे, अचानक शांत हो जाना, बहुत गंभीर वार्ता में भी कई लोग शांत हो जाते हैं। सामाजिक परिहार, व्यक्ति अकेले रहना पसंद करता है और परिवार और मित्रों में सामाजिक गतिविधियों से बचता है। कई लोग आजकल ऐसा करते हैं लेकिन वो बढ़ते नहीं हैं। इसका मतलब मेरा या आपसे नहीं है, लेकिन अब समाज ही ऐसा हो गया कि लोग दूसरे से मिलने कम चाहते हैं, मोबाइल में बस ठूसे पड़े रहता है। रुचि कम या खत्म हो जाना, ये भी एक बात होती है। ऑनलाइन गेम्स और नेटवर्क के लिए वरीयता, सब कुछ ऑनलाइन है तो ऑफलाइन का क्या ज़रूरत। तंत्रिका स्थावर कार्यप्रणाली में परिवर्तन, भूख में कमी, नींद में अत्यधिक वृद्धि या कमी, आत्मूत्राशय उत्सर्जन में बदलाव, व्यवहार व्यक्तित्व और रंग रूप में परिवर्तन, सर्वाधिक जोखिम व्यवहार, आत्महत्या विचार, तैयारी करना मरने की। हाँ, तैयारी करना मरने की। वो मिलने जाता है सोशल मीडिया और गुथार्थ वाले संदेश पोस्ट करने लगता है। जीवन बहुत दुखपूर्ण रहा हमारा, क्या कर सकते हैं अब हम, जल्दी इस जीवन की समाप्ति होगी और नया जीवन मुझे मिलेगा। रोग हेतु कारणात्मक कारक, फिर आ गया वही यार, ये फिर वापस कैसे आ गया। जैविक कारक, व्यक्तिगत कारक, मनोवैज्ञानिक कारक, सामाजिक सांस्कृतिक कारक। अच्छा, ये मरने वाला लाइन में आया है। हाँ, बस घुमाते जा रहा है एक ही एक चीज़, बहुत बढ़िया। आत्महत्या के लिए हस्तक्षेप उपाय, मनोऔषधिक विज्ञान, अवसाद रोधी, मन स्ताप रोधी और दुश्चिंता रोधी जैसी दवाएं होती है, ठीक है। जिसे सीजोफ्रेनिया या संबंध भेजो भावनात्मक विकार वाले रोगियों और पुनरावृत्ति आत्मघाती व्यापार और जोखिम को कम करने वाले लाभदायक सिद्ध हुए हैं। हस्तक्षेप संकट होता है, उसे बाहर लाना, उसे समाज में उपस्थित कराना, अन्य चीज़ें दिखाना, जो चीज़ वो नहीं देखा उससे उसे अवगत कराना और अलग अलग चीज़ों जा रहा उसे इंस्पायरिंग करना जीवन के लिए, और अलग अलग टास्क या लक्ष्य या एम उसे प्रदान करना जिसे वो पूरा करने के लिए जीवन को जीने की आशा रखे और चीज़ों को देखने के लिए। विस्तृत मनोचिकित्सा, इसमें बहुत लंबे समय तक चीज़ें जिसमें बहुत लंबे समय तक चीज़ें चलती है। पारिवारिक चिकित्सा और मनोचिकित्सा, यह रोगी को की स्थिति और चेतना संगीतों के बारे में परिजनों को शिक्षित करने और पारिवारिक गतिशीलता को समझने, आलोचना, अति भागीदारी जैसे सामयिकों की अभिव्यक्ति को कम करके उन्हें चिकित्सीय प्रक्रिया में शामिल करने और रोगी के लिए सामाजिक सहयोग सृजित करने का प्रयास है, ठीक है। अन्य संबंध हस्तक्षेप, जीवन शैली में बदलाव किए जाते हैं, मादक पदार्थ के सेवन की संबंधी विकारों, ठीक है, विकारों का उपचार किया जाता है। विरोधात्मक अवज्ञाकारी विकार और आचरण विकार, एक लंबा चौड़ा केस स्टडी दी हुई है। DSM-5 व्यवधानकारी आवेग नियंत्रण और आचरण विकार श्रेणी के तहत विरोधात्मक अवज्ञाकारी विकार ODD और आचरण विकार सूचीबद्ध है। उनमें ऐसे व्यवहार होते हैं जो अन्यों के अधिकारों को उल्लेखनीय रूप से खतरे में डालते हैं और उनका
अतिक्रमण करते हैं और परिणाम स्वरूप व्यक्ति, समाज और प्राधिकारी संस्थाओं से द्वंद्व की स्थिति में आ सकते हैं। ठीक है, तो जो मुख्य रूप से तुम्हें अगर समझना है तो कि ये क्या है, तो इसे हम कई बार पढ़ चुके हैं। विरोधात्मक अवज्ञाकारी विकार, इसमें किसी भी चीज़ के प्रति विरोधात्मक रहता है, किसी भी चीज़ को उल्टा कर दिया जाता है एक तरीके से, किसी भी स्टूडेंट के द्वारा या बच्चे के द्वारा जो अपने माता पिता की किसी भी बात को उल्टा कर देता है एकदम, जो भी बोला जाता है उसको ख़राब करना या उस चीज़ों को नकारना, उस पर चिल्लाना, गुस्सा करना, बदमाशी करना, आक्रामक हो जाना, खिलौने तोड़ना, फेंकना, ये सब विरोधात्मक अवज्ञाकारी विकार। किसी चीज़ों के प्रति किसी की अच्छाई बात हो रही तो जगह उसकी बुराई की बात बोलने लग जाना, इसमें दैनिक परिदृश्य, लड़ाई झगड़े और धमकाने में उच्च स्तर, जानवरों या अन्य लोगों के प्रति क्रूरता, संपत्ति को गंभीर क्षति पहुंचाना बताया, खिलौना तोड़ देना, कुछ भी तोड़ फोड़ देना, टीवी फोड़ देगा, चोरी करना, बात बात पर झूठ बोलना, स्कूल नहीं पहुंचना और घर से भाग जाना, असामान्य रूप से बार बार और गंभीर नखरे, उड़ंत उत्तेजक व्यवहार, हमेशा बहुत जोशी में रहना, इधर उधर भागते रहना, बदमाशी करना, हर चीज़ का फटाक से जवाब देना, पारिवारिक संदर्भ और समिति आचरण विकार, और क्या आ गया इसमें घर से चोरी करना, जानबूझकर तोड़फोड़ करना, ऐसे ही बताएं। मात्र परिजनों के विरुद्ध हिंसा, अपने घर को जानबूझकर आग लगाना ये वाला अच्छा था। गैर सामाजिक रीति आचरण, इसमें वही जैसा बताया, लोगों से झगड़ा करना, बातचीत करना, लोगों जो अच्छा बोले अपनी जो उसके बारे में, इसके लिए वो विरोधात्मक अवज्ञाकारी विकार कर रहा है उसको फिर गंभीर नखरे दिखाना, उसको झूठा दिखाना, वो पागल है उसको ऐसा दिखाना, या उस व्यक्ति की बुराई करना। विरोधात्मक अवज्ञाकारी विकार में और भी बहुत कुछ होता है। महामारी विज्ञान, विरोधात्मक प्रगति, विकासात्मक प्रगति, संबंधित पदात्मक अभाव और जटिलताएं, बहुत मुश्किल से, रोग हेतु कारणात्मक कारक कुछ आनुवांशिक होता है, जैविक होता है, मनोसामाजिक कारक होता है, माता पिता परिवार में ऐसी चीज़ें चल रही है, स्कूल में ऐसी चीज़ें सिखाई गई है, आस पड़ोस में हस्तक्षेप और उपचार तैयार किया जाता है, औषधि चिकित्सा जिसमें तत्काल राहत मिलती है, भावनात्मक लक्ष्य को कम करने के लिए, लक्ष्य को कम करने के विभिन्न दवाओं का उपयोग किया जाता है जिससे तत्काल सुरक्षा मिलती है और अच्छा मिलता है। मनोसामाजिक उपचार, बाल उन्मुक्त तकनीकें, उसे अच्छी चीज़ों के प्रति ध्यान दिखाना, बुरी चीज़ों को खराब दिखाना, उसका त्याग किया जाना, परिवार में उसको अच्छी चीज़ें खिलौना नहीं दिलाना, उसको आगे बढ़ने में सफलता न देना। परिवार उन्मुक्त तकनीकें, माता पिता का अपने से बात करना, बच्चों पर ध्यान कम देना, फिर उसको हमेशा अच्छाई के प्रति दिखाना, जिसकी बात वो सुने उससे उसका व्यवहार अच्छा करवाना, और अपने माता पिता या किसी के भी प्रति जिसके प्रति वो कर रहा है उसमें रोकथाम दिखाना, उसको सही चीज़ों का ज्ञान देना। यही सब करते करते वीडियो बहुत अच्छा लंबा चौड़ा हो गया हम लोग का। तो गाइस, आप लोग को वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। किसी भी तरीके का किसी भी तरीके कोई डाउट या प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और किसी तरीके को सुझाव देना तो भी आप दे सकते हैं। मिलते गाइस एक नेक्स्ट लेवल के नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिले। और किसी भी तरह की कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, कोई पर्सनल सुझाव या किसी तरह की कोई भी बात हो इग्नू से रिलेटेड डाउट, ग्रेड कार्ड एग्ज़ाम से, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए किसी भी लिंक पे भी एक मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। 150 पन्ने का 50 पन्ने का रहा ये लंबा चौड़ा हम लोग का यूनिट। हम लोग मिलते हैं अपने 6 यूनिट में। टाटा बाय बाय।